ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार जरा टैली पर गौर करिए। 296 सीट जहां पर एनडीए लीड बनाती हुई दिख रही है। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा अब बदलाव होने वाला है, क्योंकि बहुत देर से इतने पर ही एनडीए अटकी हुई दिखाई दे रही है और 230 पर इंडिया अलायंस दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 99 पर, बीजेपी 242 पर। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी को लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह कास्ट इक्वेशन कही जा रही है। वो कास्ट इक्वेशन जो बीजेपी ने भी बनाने की कोशिश की, जाटों को जोड़ लिया, अनुप्रिया पटेल को जोड़ा, उन्होंने कोशिश की निषाद राजभर को जोड़कर एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जहां पर हर जाति का वोटर उनके साथ जुड़ पाए। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ये वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे वजह क्या रही, इसी का विश्लेषण किया जा रहा है। कुर्मी जाति, एक इसकी भी बात कर ली जाए। सीटों के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो वो सीटें जहां पर कुर्मी वोटर्स का डोमिनेंस है, वहां पर एक बीजेपी, एक सपा और एक अपना दल के पास जाति दिखाई दे रही है। अगर मैं ठीक पढ़ पा रही हूं तो ये तो देवेंद्र कहा जाएगा कि बराबर में सबको दे दिया, एक 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 एक। बिल्कुल, और वो कंस्टिट्यूंसी वाइज ही फर्क पड़ा है। और पहले भी जिन दो जातियों की आप बात कर रही थी, जैसे मुजफ्फरनगर, आप सोचें कि पिछली बार जयंत इधर नहीं थे, तब भी वहाँ पे बलियान जीते। इस बार उनके होने के बावजूद हार रहे हैं और उसका सीधा मतलब ये है कि संजीव बलियान को लेकर वहाँ पे बहुत नाराज़गी थी और कई बार आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन ये वो, तो एकदम से अनपॉपुलर कैंडिडेट थे वो, वहाँ पर तुरंत फर्क पड़ा। दूसरा, बलिया की सीट उदाहरण उठा के देखें, वहाँ पर सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने दिया टिकट और ब्राह्मणों ने एकजुटता के साथ वहाँ पर नीरज शेखर के बजाय सनातन पार्टी को। सब बयान वगैरह आना 3 दिन में कि मैं 13वीं कर दूंगा, उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं। हालांकि भूमिहार वोट उनको पड़ा है नीरज शेखर को, लेकिन जो ब्राह्मण पढ़ना चाहिए था उन्होंने अपना कैंडिडेट देखा कि अगर सनातन पांडे हमारे सामने है तब सनातन पांडे को वोट करते हैं, ठाकुर नीरज शेखर को क्यों वोट करें। और ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के पर्सपेक्टिव से रही है उत्तर प्रदेश में कि हर कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से जातियों के बीच वोटिंग पैटर्न रहा और मुस्लिम यादव उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो तो ऑलरेडी आपके खिलाफ था। तो वहाँ पर जहाँ इक्वेशन वो काम नहीं किया, वहाँ पर बीजेपी के हिस्से में सीटें आई हैं, जहाँ काम नहीं किया वहाँ पे गड़बड़ हुआ है। कुर्मी के साथ भी वही चीज़ रही। बनिया की भी एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जातियों का वोट कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें अगर बनिया की बात करें तो यही एक मेरे ख्याल जाति बचती है जो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट होती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें जो है बीजेपी के पास दिखाई दे रही हैं, वरना आप देखिए ब्राह्मण वोटर्स में भी विभाजन है, कुर्मी वोटर्स में भी विभाजन है, नॉन जाटा वोटर्स की भी हम बात करें उसमें भी विभाजन दिखाई दे रहा है। ठाकुर किनके साथ खड़ा हुआ, जरा वो भी एक तस्वीर आपके सामने रख देती हूं। उत्तर प्रदेश का ठाकुर 2 बीजेपी के साथ, 1 समाजवादी पार्टी। ये जो सीटों का एनालिसिस है वो आपके सामने है। शांतनु जी, मेरे ख्याल से आप जो आप पहले बनिया सीट कह रही थी, मैं देख रहा था अरुण गोविल जो मेरठ से आप 14,000 से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये मार्जिन बहुत तेजी से बदलते हैं। ये मार्जिन अब लिखते हैं अब काफी स्टेबल, 14,000 बड़ा मार्जिन हो, बड़ा मार्जिन तो नहीं है। और बीच में एक बार ये भी देखनी होगी, जो भी सीटें बदली हैं भाजपा ने, क्या उन पे जीता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सीट खराब है, मतलब कैंडिडेट खराब है, तो जहाँ पे बदली हैं वहाँ पे बदला है कि शायद नहीं, क्योंकि इलाहाबाद में उन्होंने कैंडिडेट बदला, वो हार रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नीरज शेखर जी शायद हारे। एक जगह देवरिया में हाँ उन्होंने शशांक मणि त्रिपाठी जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कैंडिडेट है, अगर उनका मेरे ख्याल से सबसे पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे। वो IIT दिल्ली के पास आउट हैं, IMD लॉजेंस से उन्होंने MBA करा है, प्राइस आउटर PwC में कंसल्टेंट रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके पिताजी पहले काफ़ी 15 साल पहले सांसद रहे हैं, लेकिन बाहरी एक तरह से कहा जाता है उनको, लेकिन वो 21,000 से जीत रहे हैं। तो ये जो कैंडिडेट बदलना है, क्या अगर बदल भी देती भाजपा एक कैंडिडेट तब भी ये जीत तो पाती। फैसलाबाद वाली सीट के लिए भी बार बार कहा जाता है कि लल्लू सिंह को बदल देना चाहिए था, ये हाई टाइम था, अगर बदल दिया गया था तो शायद नतीजा कुछ और होता। अभी मुझे नहीं पता कि मार्जिन अभी 15,000 के मार्जिन से वो ट्रेल कर रहे हैं, अभी वो पीछे हैं। लल्लू सिंह ट्रेल कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के अन्य दलित सीटों की भी बात कर लें, उनकी क्या रिपोर्ट आ रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। संजीव जी, फिर आप ऑल टुगेदर पिक्चर पर डिस्कस करिएगा। अन्य दलित की बात करें, बीजेपी के साथ 13, समाजवादी पार्टी 16 और अपना दल 1। मेरे ख्याल ये मिर्जापुर ही है जो बार बार यहाँ पर शो कर रहा है, और 6 कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। अच्छा, कांग्रेस का रिवाइवल फेज क्या आप देख रहे हैं? क्या ये कांग्रेस का रिवाइवल टाइम आ गया है उत्तर प्रदेश में? मेरे ख्याल से ये कहना तो बहुत जल्दी होगा कि कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा कि यहाँ से अगर नेक्स्ट इलेक्शंस में हम देखते हैं बीजेपी का फर्दर डिक्लाइन होता है तो ऑब्वियसली कांग्रेस का रिवाइवल होगा, ऑपोजिशन अलायंस का समाजवादी के साथ। लेकिन एक इलेक्शन से इतने निष्कर्ष निकाल लेना, मैं एकदम से जंप नहीं करूँगा उस कंक्लूजन पे।
बट इस बार 2009 के बाद जब वो 22 सीट्स लाए थे, उसके बाद की उनकी शायद इस शताब्दी की बेस्ट परफॉर्मेंस है कांग्रेस पार्टी की, और वो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द बैक ऑफ अलायंस है। वो अलायंस अच्छा काम कर रहा या फिर सर है मुद्दे और हैं। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर पा रही। या फिर वो मुद्दे हैं, अग्निवीर की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, या सरकार के प्रति कुछ अगर नाराजगी रही हो उसकी बात कर लें। पहले तो सरकार के प्रति कोई नाराजगी थी या नहीं थी उत्तर ये प्रदेश सब मुद्दे हैं। और सरकार के प्रति नाराजगी जो देखिए, इस बारे में इसको क्वांटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है मीनाक्षी की किस वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि दर्प और अहंकार एक बड़ा कारण है इस रिजल्ट का। कि जब भी आपको लगता है लोगों को, और सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा उसमें आ जाता है कि जैसा हम चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, उसी समय भारतीय मतदाता, क्योंकि हमारे शायद कहीं ना कहीं उसमें सिस्टम में, जीन्स में एक लोकतांत्रिक वो है प्रवृत्ति कि भाई जियो और जीने दो। अब जब भी उसको चैलेंज मिलता है और दूसरे फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के नतीजे हम देखते हैं कि भाई ज्यादातर लोग चाहते ही थे ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा देखना, लेकिन उसके बावजूद अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्टाइल से लोगों को एतराज था इस सरकार लेकिन की। ये तो कमाल की बात है सर कि प्रधानमंत्री अभी भी नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। जो ये 295 का आंकड़ा है वो उनको प्रधानमंत्री बना रहा है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 बन रहे हैं, वो 1.0 एंड 2.0 से बिल्कुल फर्क होंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी ये सरकार। उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार रीजन वाइज बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर अवध हो या बुंदेलखंड हो, हर जगह अखिलेश यादव की साइकिल रफ्तार से दौड़ी है। सेंट्रल यूपी में भी दोनों लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया है। अगर बात पूर्वांचल की करूं तो पूर्वांचल में लोकसभा की 29 सीटें, जहां पूर्वांचल में मोदी की वाराणसी सीट, योगी का गोरखपुर क्षेत्र, ये दोनों आता है। लेकिन यहां भी इस बार अखिलेश यादव की पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। अभी थोड़ी देर पहले शांतनु जी आप ही तो बता रहे थे कि कितना मार्जिन है काशी का? काशी का मार्जिन करीब 1.5 लाख के आसपास है, जो पहले 4.5 लाख हुआ था। पिछले 2019 में नरेंद्र मोदी 4.5 लाख 4,70,000 से जीते थे, अभी वो केवल 1.5 लाख से आगे चल रहे हैं। सोचिए ये पूर्वांचल की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक अखिलेश यादव मजबूत दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र, इसके पीछे मैं कितनी बार ये पूछूं और अलग अलग तरीके से हम पूछ चुके हैं कि, लेकिन 3 फैक्टर अगर बोलें जो सबसे बड़े फैक्टर रहे। और पिछले चुनाव से पहले तुलना करें मीनाक्षी, तो पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में जिन सीटों का नुकसान हुआ था, उसमें बड़ी वजह थी कि सपा बसपा एक साथ थी। इस बार जो नुकसान हुआ है वो लोकल फैक्टर के चलते है। उनमें से कुछ सीटें तो सीधे सीधे समझ में आ रही हैं कि कैंडिडेट्स को लेके, जैसे गाजीपुर की सीट उठाकर देखें, गाजीपुर में बीजेपी का अपना जो सर्वे था कैंडिडेट्स को लेके, वो मनोज सिन्हा के बेटे के लिए था। पार्टी के सामने वहाँ पे फिर परिवारवाद का तर्क आ गया, हालांकि वो तर्क बलिया में नहीं था, इलाहाबाद में नहीं था, लेकिन गाजीपुर में आया, उन लोगों ने वो टिकट नहीं दिया। फिर जिस कैंडिडेट को दिया उसको लेकर कोई करंट ही नहीं था। उनका पहला रिएक्शन यही आया था कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मैंने तो किसी से टिकट मांगा नहीं था, मुझे दे दिया गया। अच्छा देवेंद्र, एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि गाजीपुर क्षेत्र घूम कर आए। वहां पर जब मैंने मतदाताओं से पूछा कि किसके लिए माहौल आप देख रहे हैं, तो वो हर वक्त मनोज सिन्हा का नाम लेते रहे या फिर दूसरी तरफ वो अफजाल अंसारी का नाम लेते रहे। तो मैंने पूछा, नाम तो लेकिन पारसनाथ राय का चल रहा है, लेकिन काम मनोज सिन्हा ने किया है। सोचिए, और सर्वे में पार्टी की तरफ से जो सर्वे आया था, 2 ही नाम आया था, या तो मनोज सिन्हा या उनके पुत्र अभिनव सिन्हा का। और उनको अगर आप टिकट नहीं देंगे और किसी ऐसे कैंडिडेट को देंगे जिसको कोई जानता नहीं वहाँ पे, तो यही नतीजा होना था। जौनपुर में वैसा ही कैंडिडेट समस्या रही। चंदौली के बारे में बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि अगर मौजूदा कैंडिडेट को नहीं बदला गया तो बीजेपी के लिए खतरा होगा। पार्टी के सारे सर्वेज में वो चीज़ें आ रही थी, वो भी नहीं किया गया। तो पूर्वांचल में अगर आप देखें परफॉर्मेंस, तो ज़्यादा समझ में आता है कि रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने जो गलतियां की उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और सपा ने उसको बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया। अगर बात उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र की करें तो यहाँ लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। बीजेपी कुछ हद तक यहाँ अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब रही है। हालांकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने यहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया। मुरादाबाद, रामपुर में आप देखिए किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, इसमें कोई बात अब छुपी हुई रह नहीं गई है। 5 सीटें ऐसी जहाँ पर बीजेपी लीड ले रही है, समाजवादी पार्टी 3 सीट पर लीड ले रही है और 1 सीट RLD है। एक ही सीट पर मेरे ख्याल 1 सीट पर लड़ी या 2 RLD
दो सीट पर दो सीट पर लड़ी, एक सीट पर लीड करती दिखाई दे रही है। सेंट्रल उत्तर यूपी में लोकसभा की 13 सीटें आती है, यहां भी अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। सेंट्रल यूपी में मैनपुरी, कन्नौज जैसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट को तो बचाया ही, साथ ही कन्नौज सीट एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। पिछली बार सुब्रत पाठक यहां से जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट अखिलेश यादव ने हथिया ली है। अवध की बात कर लें, अवध का जो स्थिति है वो भी आप देख लें। राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी ने कहा कि राम के नाम की लहर पर सवार होकर मंदिर की बात करके यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक माहौल बनाया जाएगा। माहौल तो बना, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। 15 सीटें अवध रीजन की है, केवल 4 सीटें बीजेपी के पास और 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, जिसमें से फैजाबाद सीट भी बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है, वो सीट भी फंसी हुई है। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में 4 सीटें जहां पर 50-50 की फाइट दिखाई दे रही है। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है तो 2 सीटें बीजेपी बचाते हुए दिखाई दे रही है। हमीरपुर और झांसी में बीजेपी आगे है तो वहीं बांदा में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बड़ी बात राहुल जी, अगर ये कहा जाए कि राम के नाम की लहर वो एक माहौल आस्तिक के लिए था और हर हिंदू के लिए भी था, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो मेरे ख्याल मन बदल जाता है, जनता का मन बदल जाता है या जाति या भारी पड़ समुदाय जाती है? हावी हो जाता है। अगर आप श्रावस्ती की सीट देखें, वहाँ पर साकेत मिश्रा जो कि निपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो जो निपेंद्र मिश्रा हैं, वो जो है हार रहे हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो अगर इस तरह की सीटों पर इस तरह के कम्बिनेशन, और अगर राम मंदिर के नाम पर या राम मंदिर के माहौल को देखते हुए अगर ये जो है कैंडिडेट दिया गया था, तो वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एक चीज मीनाक्षी और दिलचस्प रहा, जो बीजेपी के कई सारी सीटों पे वहाँ के उम्मीदवारों के बारे में जब बातचीत करने से समझ में आ रही थी ये बात की 370 और 400 के नारे ने स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं नेताओं को ये मौका दे दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी सरकार बनी रही है, हमें जो नाराजगी है इसको निपटा देते हैं, इस एक सीट से क्या फर्क पड़ना है। और ऐसा कई कंस्टिट्यूएंसीज में बाकायदा विधायक करते करते और एक हाई प्रोफाइल सीट भी है, उनमें से नाम मैं आपको बताऊं कि उस हाई प्रोफाइल सीट पे जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ भी उनके विधायक 2 विधायक ये थे कि बाकी तो नंबर से आ जाएगा, इस बार इनको तो नहीं। जैसे मैंने ये कहा ना, 2% आपका वोट पड़ा ही नहीं है, 2% कम पड़ा है पिछली बार से। तो जैसे देवेंद्र कह रहे हैं, तो वो मान लिया कि हम तो जीत ही रहे हैं, क्या करना है वोट कर। ये मान लेना ही भारी पड़ गया। कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग पहुंची, धन्यवाद देने तो नहीं पहुंच रही है ये, क्योंकि इतने सारा नहीं, वो बोलने पहुंचे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। इतने आक्षेप लगाए गए ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, काउंटिंग में बड़ा ध्यान रखना होगा, हर कैंडिडेट के एजेंट को भी, इतनी तरीके की बातें कही गई। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की साख एक बार फिर से अगर यूं कहें कि चमक रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं, लोकतंत्र जीत रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं तो ये जानना चाहती हूं कि ये जो कांग्रेस का दल इस वक्त इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, क्या धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंचा है या कुछ और यहाँ पर बातें होती हैं? शांतनु जी ने तो सवेरे ही सल्यूट करने को कहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज इलेक्शंस के मतलब हम अपना इतना भी नीचे थ्रेशोल्ड नहीं रखें कि ईमानदार चुनाव संपन्न हो गया तो उसको सेलिब्रेट करने लगे। चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है वो अबव बोर्ड नहीं था, उनको जो कंप्लेंट्स देते थे उस पर नहीं एक्ट करते थे, वो एक नॉन पार्टिसन बॉडी की तरह नहीं एक्ट कर रही थी, ये दिख रहा था। अब ठीक है, उन्होंने धांधली नहीं की, इस बात के लिए साधुवाद करें, बिल्कुल करना चाहिए, उन्होंने अच्छा कॉन्डक्ट किया, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो एक जो और वो कांग्रेसियों के टाइम भी चुनाव आयोग अबव बोर्ड नहीं था, लेकिन कम से कम तब इतना नहीं होता था कि कैसे सवाल कर रहे हो, क्यों कह रहे हो, बोल कैसे दिया चुनाव आयोग के लिए। ईवीएम से धांधली नहीं हो सकती, कैसे ईवीएम खुलता है, कैसे काउंटिंग होती है। मैं तो कभी भी ईवीएम की विश्वसनीयता को डाउट नहीं किया, क्योंकि उसको डाउट करने के बाद तो कोई चर्चा ही नहीं रहती। डाउट कर रहे थे, पता नहीं अब उनकी वो डाउट करने वालों की प्रॉब्लम है, वो शायद हार रहे थे इसलिए डाउट कर रहे थे। बिल्कुल। बट जस्ट बिकॉज की इलेक्शन अच्छा संपन्न हुआ है, हम चुनाव आयोग ने जो सही काम नहीं किए उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सब बॉडीज अकाउंटेबल होनी चाहिए एंड थोड़ा उनके
उनकी पारदर्शिता और बहुत जवाबदेही जल्द में इलेक्शन- कमी थी। बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सामने होगी, एक बार नतीजे पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की कर लेते हैं, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक समीकरण यूपी में बैठाने की कोशिश की बीजेपी ने, वो फेल हो गया, लेकिन वही समीकरण जब बिहार में बिठाने की कोशिश की गई तो वो पास हो गया। इसके पीछे कारण नीतीश कुमार है, इसके पीछे कारण उनकी सोशल इंजीनियरिंग है। बीजेपी ने क्या खास यहां पर किया जो वो उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, ये चर्चा करने वाली बात है। 40 सीटों वाला राज्य जहां बीजेपी 12 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी जो पिछली मर्तबा चुनाव में शून्य पर रह गई थी, इस बार तेजस्वी यादव ने एग्रेसिव कैंपेन किया, 4 सीटें लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। और एलजेपी में चिराग पासवान की अगर बात की जाए, 5 सीटें लड़ी, 5 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। विन विन सिचुएशन है चिराग पासवान की, बड़ा शानदार प्रदर्शन उनकी पार्टी का रहा, उनका अपना रहा। मैं सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर की बात कर लूं इस पर देवेंद्र, नीतीश कुमार का जादू था, बीजेपी का ये अलायंस उन्होंने बहुत सही समय पर कर लिया जिसका उन्हें फायदा मिला। मैं आपके पास आऊँ, नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से। नीतीश, जरा ये बता दें कि कहाँ कहाँ लड्डू बट रहे हैं, कहाँ टेंट लग रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एनडीए को बढ़त मिल गई है। देखिए, जाहिर है उत्साह का माहौल है, लेकिन चूंकि जो अपेक्षा थी पूरे देश के संदर्भ में, चूंकि वो आंकड़े नहीं आए तो इसलिए कोई जश्न अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से एनडीए को जो बिहार में कामयाबी मिली है, बगल में यूपी का नतीजा आप देख लें वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिहार में कामयाबी मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार और बीजेपी का एक साथ आना है। दूसरी बात कि 2019 के वोट प्रतिशत की आप तुलना करें तो करीब 22% का अंतर है एनडीए और इंडिया गठबंधन में। इतने बड़े फासले को पाटना इतना आसान भी नहीं था। हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश जरूर की कुछ नए वोट बैंक को जोड़ने की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि अखिलेश यादव ने नॉन यादव जितने टिकट बांटे उस अनुपात में तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। 23 में से करीब 11 यानी आधी सीटें एमवाई को दे दी। फिर भी कुछ नई जातियों को जोड़ा, उसका असर हुआ, लेकिन ये इतना नहीं हुआ कि वो नतीजे को बदल दे। वोट प्रतिशत इसलिए उनका आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपको कई जगह मार्जिन जो है जीत का वो कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बंगाल की बात करूंगी। नीतीश, देवेंद्र पूछे वो 7 सीटें कौन सी है जहां पर बीजेपी ट्रेल कर रही है? हाँ, ट्रेल कर रही है, एनडीए ट्रेल कर रही है। जैसे वो 6 सीटें हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो जहां पीछे भी है ना, वहां पर स्थानीय कारण है। अब जैसे एनडीए की सीट की बात करें तो बक्सर में जो है वहां आनंद मिश्रा फैक्टर की पहले से बात कही जा रही थी। इसके अलावा आप काराकाट में देख लें, पवन सिंह ने जो वोट काटा है वो सबसे बड़ी वजह है हार की। इसके अलावा आप जहानाबाद की बात करें, अरुण सिंह वहां पर खड़े हो गए थे जो भूमियार जाति से आते हैं। ये देखिए तो तस्वीर पहले नीतीश में दर्शकों को दिखा दूं। चिराग पासवान बेहद खुश नजर आ रहे हैं, बैल्कनी पर आकर हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का, अपने चाहने वालों का अभिवादन। 5 में लड़े, 5 पे बड़ा मंत्री बन जाएगा 100% है ना, 100% रिजल्ट। ये मतलब कमाल का प्रदर्शन इनकी पार्टी का। ये रिजल्ट अलाइज के लिए बेस्ट रिजल्ट है। बाकी कांग्रेस को भी ज्यादा खुशी होना चाहिए, बीजेपी को भी नहीं। जो एनडीए के पार्टनर्स है ना, हाँ, उनके लिए मतलब वो इससे बेटर विश नहीं कर सकते थे। लेकिन जहां से बीजेपी ने बहुत विश की थी, उनकी विश एक्चुअली चिराग कैन डिमांड 2 मिनिस्ट्रीज, यू नेवर नो। ये पश्चिम बंगाल की एक बार बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर जरा एक बार स्थिति आप देख लें। पश्चिम बंगाल की 42 सीट, बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगेगा ये खुद बीजेपी ने नहीं सोचा था। बीजेपी मानकर चल रही थी कि इस बार 18 से वो कम से कम 26 तक पहुंच जाएंगे और पासा पलटेगा, टीएमसी पीछे हो जाएगी। ममता दीदी ने बता दिया, कोड़बो लोड़बो जीतबो। फिर भी शुरू में जैसा लग रहा था सुबह 1-2 बार, उसके मुकाबले काफी सम्मानजनक प्रदर्शन है। देखिए 243-44 पे बीजेपी चल रही है, अगर 250 तक पहुंचती है ना तो वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल नंबर हो जाएगा। सर उसके लिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त इंतजार ही कर सकते हैं, मेहनत तो कर नहीं सकते। अब जो होना था वो सब हो चुका है, अब बस आज नतीजों का दिन है। ओंकार, ममता बनर्जी के घर के बाहर हमने पहले खबर सुनाई कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। ममता बनर्जी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुपड़ा साफ कर देंगी बीजेपी का, लेकिन 13 सीटों पर अभी भी बीजेपी लीड कर रही है।
जी देखिए, अभी जो अपडेट है वो है कि अभी तृणमूल कांग्रेस 12 सीटों पे आगे चल रही है, माफ कीजिएगा, भाजपा आगे 12 सीटों से आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस अभी 29 सीटों से आगे चल रही है। वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज में 43% वोटिंग जो शेयर है वो शेयर तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रही है और भाजपा की वोटिंग जो शेयर है वो 37% समथिंग है। तो अभी ममता बनर्जी के घर के बाहर हम लोग हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो जितने भी समर्थक है वो उल्लास में फट चुके हैं। जैसे कि देखा जा रहा है गुलाल से वो लोग रंगे हुए हैं और यहाँ पर जितने भी महिला है बात करेंगे। এটা হলো জনগণের রায়। আপনারা দেখুন, আমাদের বাংলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস, বাংলার মমতা ব্যানার্জি, What is dirty politics? It's hell in Bengal. মানুষ চিনে গেছে, বাংলার মানুষ চিনে গেছে মোদিজিকে দুধ বাংলার মানুষ চিনে গেছলে मतलब बंगाली मानुष ने, बंगाली व्यक्ति ने उन्हें समझ लिया, उन्होंने बंगालियों को समझ लिया है। हाँ जी जी, बांग्ला समझती हूँ, एसएमई समझती हूँ। आंध्र प्रदेश की एक बार बात कर लेते हैं। 25 सीटें आंध्र प्रदेश की, वाईएसआर सीपी अगर हम उनकी बात करें तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश 4 सीटें वाईएसआर सीपी, लेकिन बीजेपी और टीडीपी का अलायंस यहाँ पर होना ये ओवरऑल पिक्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। अगर दो सहयोगी दलों की बात करें राहुल जी, टीडीपी और उधर बिहार में जेडीयू, अगर ये दो एलाय नहीं होते तो शायद यहाँ पर इस वक्त एनडीए का स्कोर कुछ और नजर आ रहा होता। एक बार पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजयवाड़ा से। पवन, यहाँ पर तो बम बम बोले हो रहा होगा, बड़ी खुशियां मनाई जा रही होगी, डबल यहाँ तो जीत मिल रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, यहां पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू मैन ऑफ द मूवमेंट है। ऑफिस में जश्न मन रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। लेकिन आंकड़े ऐसे हैं कि उनके लिए डबल इंजन की सरकार वाली स्थिति है। यहां आंध्रा विधानसभा में बम्पर 166 सीट, 175 में से जगनमोहन रेड्डी को सिर्फ 9 सीट मिली है और जनसेना, बीजेपी और टीडीपी का जो गठबंधन है वो 166 सीट जीतने में कामयाब रहा है। और राष्ट्रीय तस्वीर कुछ ऐसी उभर कर आती है कि यहां से आने वाली 16 टीडीपी की सीट, 2 जनसेना की सीट और 3 बीजेपी की सीट, यानी आंध्रा से वो 21 का जादुई आंकड़ा है जो 295 के एनडीए के आंकड़े को मजबूती देता है। तो कहा जा सकता है कि अगर दो स्तंभ एनडीए की सरकार के होंगे तो एक बिहार में दो कैबिनेट में चेहरे मांगने वाली सिचुएशन तो है टीडीपी की।